आप देख रहे हैं अनुराग की वाणी अनुराग के साथ। आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ एक और सच्ची और डरावनी कहानी। दोस्तों, मेरी आप सभी से बस एक ही रिक्वेस्ट है, कहानी को सुनने से पहले ही इस वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट में जय महाकाल कमेंट कर दो। प्लीज़ दोस्तों, सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, कहानी को सुनने से पहले ही कमेंट कर दो जय महाकाल और वीडियो को लाइक कर दो। आज की कहानी के लेखक हैं पवन वर्मा। तो हेडफोन्स लगाइए और इस कहानी को अपनी आंखों के सामने इमेजिन करके सुनिएगा। ए रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा, मैंने उस आदमी की तरफ गोली का निशाना लगाते हुए कहा। उस आदमी के हाथ में एक कुल्हाड़ी थी और नीचे बैठी एक जवान और खूबसूरत औरत सिर नीचे किए बैठी हुई थी। बाल हवा में लहरा रहे थे। बारिश भी खूब हो रही थी। बालों से पानी भी बहकर नीचे टपक रहा था। उसका कुल्हाड़ी का निशाना सीधा उसकी गर्दन पर था। वह आदमी लंबी मूंछों वाला, हरा भरा चेहरा, सेहत से काफी हट्टा कट्टा था। आंखें गुस्से से लाल थी। उसका हाथ हवा में लहराया उसकी गर्दन काटने के लिए और उधर से फायर हुआ दाएं, और वह आदमी दूर जा पड़ा। गोली सीधे उसके दिल के पार हो गई। मैंने उस लड़की को पुकारा, आपका नाम क्या है? और वो आदमी कौन था जो आपको मारना चाहता था? उसके चेहरे पर एक भिन्नी सी मुस्कान थी। उसने अपना नाम नहीं बताया और मुस्कुराकर चल पड़ी। उसने अपने तन पर एक काली साड़ी पहन रखी थी जो उस पर बहुत सुंदर लग रही थी। इतनी सुंदर कि ऐसे जंगल में किसी का भी मन मोह ले। वह मेरे साथ साथ चलने लगी। लंबी पतली कमर, आंखों में जैसे कोई राज छिपा हो। दूसरा, उसकी आंखें इतनी नशीली थी कि मैं उसे देख के भी नहीं रह पा रहा था। मेरा नाम यशवंत सिंह है और मैंने अभी अभी यहाँ एक फार्म हाउस खरीदा जो मुझे काफ़ी सस्ते दामों में मिल गया था। शहर से दूर जंगल के पास बहुत शांति थी यहाँ। मैं एक सरकारी रिटायर्ड फौजी हूँ और अपनी बीवी और एक लड़का जिसका नाम विपिन मात्र 6 साल का है। हम तीनों यहाँ आकर बहुत खुश थे। यहाँ की हवा और शांति बहुत अच्छी लगती थी। जंगल इतना घना था कि यहाँ सूरज कम ही दिखाई देता था। यहाँ अभी कुछ ही दिन हुए थे, आज मैं जंगल में शिकार करने आया था। अचानक बारिश भी शुरू हो गई। बिजली कड़क रही थी। मैं एक पेड़ के ऊपर बैठ गया। दूर से मुझे वह दृश्य नजर आया तो एक बेबस औरत पर कुल्हाड़ी का वार मुझसे सहन नहीं हुआ तो मैंने उसे गोली मार दी। मैं उस औरत को घर ले आया। इस जंगल में पता नहीं उसका कोई और था या नहीं। मेरी बीवी को मैंने जंगल की सारी घटना बताई। मेरी बीवी ने भी उससे उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम माया बताया। बस इतना ही वह कहकर चुप हो गई। उसके बालों से पानी अभी भी टपक रहा था। मेरी पत्नी ने उसे कुछ कपड़े दिए और खाना भी दिया, मगर उसने खाना नहीं खाया। ज़्यादा कहना उचित नहीं लगा। हम सब अपने अपने कमरे में जाकर लेट गए। मैं भी अपनी पत्नी के साथ लेटा हुआ था। रात काफ़ी गहरी हो गई थी। अचानक मुझे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। मैंने देखा दरवाजे पर माया खड़ी थी। उसका जिस्म बहुत ही मोहक था, वह जैसे मुझे ही देख रही हो। फिर वह वहां से अपने रूम की तरफ जाने लगी। मैं उठा और उसके पीछे पीछे कमरे में चला गया। जैसे ही मैं उसके कमरे में पहुंचा तो मुझे एक अजीब सी बेचैनी हुई और मैंने उसे पीछे से पकड़ लिया। वह घूम गई और मुझे किस करने लगी। अब मेरी भी भावनाएं भड़कने लगी। शरीर में एक गर्मी सी उत्पन्न होने लगी। एक आग भड़क रही थी, उसकी आग भी भड़क रही थी। दोनों तन बदन जलने लगे। दोनों तरफ आग बराबर लगी थी और कुछ देर बाद आग
शांत होने लगी। धीरे धीरे आग की लपटें कम हो गई। मैं वहां से उठा तो दरवाजे पर देखते ही मेरे होश उड़ गए। दरवाजे पर मेरी पत्नी हमारी रासलीला देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू साफ झलक रहे थे। उसने कोई भी बात ना करते हुए अपने कपड़े एक बैग में रखे और मेरे बेटे विपिन को लेकर रात को ही मेरी गाड़ी लेकर निकल गई। मैंने काफी देर तक उसे मनाया मगर वह नहीं रुकी। मुझे बहुत दुख हुआ। जब मेरी नजर माया पर पड़ी तो वह एक तरफ शांत सी खड़ी थी। उसकी आंखों में फिर वही चमक साफ दिखाई दे रही थी। जब भी मैं उसे देखता तो पता नहीं मुझे क्या हो जाता और हम एक साथ दिन और रात गुजारने लगी। जैसे जन्मों से प्यासी थी और मैं भी शायद बहुत प्यासा रहा हूँ। वह खाना तो बना देती लेकिन कभी खाना नहीं खाती और हमेशा चुप और शांत रहती। मुझे अजीब लगता मगर जब भी उसके सामने होता मुझसे कुछ कहा ही नहीं जाता, बस हमेशा उसमें खो जाता। रात में अच्छे से वह मुझे खुश करती, हम साथ सोते, मगर कई बार रात को जब मेरी आंख खुलती तो वह बिस्तर पर नहीं मिलती। मैं वॉशरूम की सोचकर फिर सो जाता और जब सुबह मेरी आंख खुलती तो वह घर में सफाई करती हुई मिलती। एक रात मुझे बाहर दरवाजे पर ठक ठक की आवाज सुनाई दी। मैंने दरवाजा खोला तो कुछ आदमी बाहर कुल्हाड़ी डंडे लिए हुए खड़े थे। मैंने पूछा क्या बात है। उनमें से एक आदमी बोला, भाई साहब हम पास ही के गांव में रहते हैं। आज हमारे गांव से 2 बच्चे लापता हुए हैं। हमने सोचा कहीं जंगल में तो नहीं भटक गए या वो भटकते हुए इधर आए हों। उन्होंने मुझे उन बच्चों की फोटो दिखाते हुए पूछा। मैंने फोटो को ध्यान से देखा, फिर उन्हें मना कर दिया। वह मुंह बनाते हुए वहां से चले गए। मुझे माया भी कहीं नजर नहीं आई। मेरे फार्म हाउस में एक दरवाजा तहखाने की तरफ भी जाता था। मैं जब भी वहां जाता तो माया सामने आ जाती और मैं वहां जाना छोड़ देता। आज भी मुझे कुछ ऐसा लगा जैसे वहां से कोई आवाज आ रही हो। मैं धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। वह दरवाजा जैसे ही मैंने खोला तो एक बहुत ही गंदी बदबू मेरे नाक से टकराई। मैंने कपड़ा निकाला और अपने मुंह पर कपड़ा लगाकर मैं धीरे धीरे नीचे जाने लगा। नीचे का दरवाजा खुला था। मैंने बगैर आवाज किए नीचे गया और जब वहां देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। आंखों पर जैसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। 2 बच्चे उसके पास पड़े हुए थे। गर्दन कटी हुई एक साइड में रखी हुई थी और उसके मुंह में एक मांस का टुकड़ा था जो वह बड़े चाव से चपर चपर करके खा रही थी। उसके हाथ खून से भरे थे, सारे मुंह पर खून लगा हुआ था। ये वही बच्चे थे जो गांव वाले ढूंढ रहे थे। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि माया एक चुड़ैल है जो इंसानों का मांस खा रही थी। मुझे उसे देख घिनता हो रही थी। उसकी नजर मुझसे मिली और उसकी आंखों में खून उतर आया। वह मेरी तरफ झपटी और मैंने डर से आंखें बंद कर ली और जब मैंने आंखें खोली तो मैं बिस्तर में था, लेकिन माया मेरे पास नहीं थी। तो क्या ये सपना था या हकीकत? मैंने कपड़े पहने और इधर उधर देखा, वहां कोई नहीं था। मैं फिर से बेसमेंट की तरफ चल पड़ा। मेरे दिल में धक धक शुरू हो गई थी। मैं भगवान से प्रार्थना करने लगा कि ये सब झूठ हो। एक एक कदम मेरी दिल की धड़कन को बढ़ा रहा था। दिल की धड़कन मुझे साफ साफ सुनाई दे रही थी। पैर बेसमेंट की तरफ बढ़ रहे थे। नीचे देखा दरवाजा अभी बंद था। मैंने दरवाजे पर हाथ लगाया। दरवाजा की आवाज से खुला और मेरे नाक से फिर एक अजीब सी बदबू टकराई। मैंने अपनी जेब से एक रुमाल निकाला और अपने नाक पर लपेट लिया। धड़कन इतनी बढ़ रही थी कि और साथ ही बेसमेंट में अंधेरा था। मैंने बिजली के बोर्ड में से लाइट का बटन ऑन किया तो सचमुच धड़कन बढ़ा देने वाला दृश्य मेरी आंखों के सामने था। वहां हड्डियों का मानव कंकाल का ढेर लगा था। कुछ कंकाल पर खून और मांस सूख चुका था जो काफी दिन पुराने लग रहे थे और कुछ शायद रात के खाए हुए थे। मुझे माया से नफरत आने लगी। अब मैं पूरी तरह से समझ गया था कि वह खाना क्यों नहीं खाती थी और शायद वह आदमी उसे इसलिए मार रहा था जिसे मैंने गोली मारी थी।
अब सब कुछ साफ हो चुका था। वह कोई और नहीं बल्कि एक मांस खाने वाली चुड़ैल है। चुड़ैल। मैंने वहां से निकलना ही मुनासिब समझा। मैं जल्दी से गेट की तरफ लपका, लेकिन सामने माया खड़ी थी। उसके चेहरे पर अभी भी वही मुस्कान थी। मुझे उसके चेहरे से नफरत हो गई थी। मैंने उसकी आंखों में देखा और दरवाजे के पास एक कुल्हाड़ी रखी देखी, जिससे वह खुद बच्चों की गर्दन काटती थी। मैंने अपने हाथ में वह कुल्हाड़ी उठाई और उसकी तरफ चल पड़ा। वह अब भी मुझे वैसे ही देख रही थी। मैंने उसका गला पकड़ा और उसे खींचते हुए जंगल की तरफ चल पड़ा। अचानक आसमान में बादल घिरने लगे। जंगल में पहले ही धूप कम नजर आती थी और ऊपर से ये काले बादल, जैसे दिन में ही रात हो गई हो। मैंने इन सब की कोई फिक्र ना करते हुए उसे सिर के बाल पकड़े हुए उसे जंगल की तरफ खींचते हुए ले जा रहा था। उसको एक पेड़ के नीचे घुटनों के बल बैठाया और अपनी कुल्हाड़ी से उसकी गर्दन काटने ही वाला था कि एक आवाज मेरे कानों में पड़ी। ए रुक जाओ, वरना गोली मार दूंगा। मैंने आवाज की तरफ ना ध्यान करते हुए मैंने कुल्हाड़ी को दोनों हाथों से ऊपर उठाया। रुक जाओ, फिर से आवाज आई। मैंने बिना कुछ सोचे कुल्हाड़ी को पूरे जोर से उसकी गर्दन पर दे मारी। उसकी गर्दन एक तरफ धुलक गई और एक गोली मेरे सीने के भी पार हो गई, दाएं, और मैं काफी दूर जा गिरा। वहां दूर से एक आदमी दौड़ता हुआ मेरे पास पहुंचा। वह आवाज शायद उसी ने दी थी। मुझे शांति थी कि इस जंगल में एक डायन खत्म हो गई। हैं, तूने इस औरत को क्यों मारा? मेरा नाम यशवंत है। और उसको मैंने पूरी कहानी बताई और अब मेरा दर्द बढ़ता ही जा रहा था। आंखों के सामने अंधेरा हो रहा था, जैसे कोई चक्कर आ रहा था। और मैंने उस डायन की तरफ देखा और फिर उस आदमी ने मुझे तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया और मेरी जान बच गई। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो दोस्तों, कमेंट में जय महाकाल या फिर हर हर महादेव कमेंट करो। तो चलिए दोस्तों, अब सुनते हैं आज की दूसरी कहानी। यह कहानी लिखी है रश्मि आर्या ने। आज पूरे 3 साल बाद उस बॉयज हॉस्टल में फिर से चहल पहल थी। 3 साल पहले यहाँ हो रही अप्राकृतिक घटनाओं के चलते इस हॉस्टल को बंद कर दिया गया था। आज से लगभग 3 साल पहले यहाँ कुछ ऐसा हुआ जिससे यहाँ पर रहने आए लड़कों में से किसी की रहस्यमय मौत हो जाती तो कोई रहस्यमय ढंग से गायब हो जाता और कोई एकदम से पागल हो जाता, जिसके चलते इस हॉस्टल को हॉन्टेड मानकर बंद कर दिया गया था और इसके कुछ ही दूरी पर दूसरा हॉस्टल बना दिया गया जहां यहाँ की कॉलेज में पढ़ने वाले लड़के रहते थे। मणिपुर शहर की सबसे बड़ी और फेमस कॉलेज डॉन बॉस्को कॉलेज के एक तरफ गर्ल्स हॉस्टल और दूसरी तरफ बॉयज हॉस्टल था। 3 साल पहले इस बॉयज हॉस्टल में कुछ ऐसी घटनाएं होने लगी कि आखिरकार कॉलेज के ट्रस्टी को उसे बंद ही करना पड़ा। इन घटनाओं के पीछे क्या है, कौन है, ये रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया था। ये रहस्य आज भी बरकरार है। इस साल इस कॉलेज में पढ़ने के लिए स्टूडेंट के एडमिशन संख्या बहुत ही ज़्यादा थी और सबने हॉस्टल के लिए अप्लाई भी किया था। इसी वजह से यहाँ बहुत परेशानी हो गई थी। नए हॉस्टल में इस वक्त एक भी रूम खाली नहीं था। इसी के चलते ट्रस्टी ने यह फैसला लिया कि 3 साल से बंद पड़े हॉस्टल को नए आने वाले स्टूडेंट के लिए खोल दिया जाए और उन्हें यह पता ना चले कि यह हॉस्टल 3 साल से बंद है और ना ये पता चले कि यह हॉस्टल क्यों बंद है। कुछ पूजा हवन इत्यादि करवाकर उस हॉस्टल को वापस नए स्टूडेंट्स के लिए खोल दिया गया। वहाँ की हर पुरानी चीज़ों को हटाकर नए फर्नीचर वगैरह रखवा दिए गए। हॉस्टल में पेंट भी करवा दिया गया। अब वो 3 साल से बंद पड़ा हॉस्टल भी एकदम नया सा दिखने लगा था। बहुत से नए स्टूडेंट वहाँ पर शिफ्ट हो चुके थे। आज बहुत चहल पहल थी। हवन के बाद सबको प्रसाद बांटे जा रहे थे। प्रसाद देते देते ही अचानक प्रसाद की थालियाँ गायब हो गई, लेकिन इस घटना पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। कुछ दिन बीते, कुछ महीने भी बीत चुके थे।
इन दिनों वहां छोटी छोटी घटनाएं होती रहती थी, लेकिन सबको यही लगता था कि सीनियर ये सब उन्हें डराने के लिए ही कर रहे हैं। कभी कभार आधी रात को किचन से बर्तन गिरने की आवाजें आती तो कभी स्टूडेंट्स के रूम के बालकनी में सूखे हुए कपड़े गायब हो जाते, तो कभी कभी रात को वॉक करने वाले स्टूडेंट्स चलते चलते ही किसी चीज से उलझकर धड़ाम से गिर पड़ते। और तो और कभी कभार वेजिटेरियन स्टूडेंट्स के खाने की थाली में मांस पड़ा दिखाई देता। ये सब सीनियर की हरकतें मानकर नजरअंदाज कर देते सब। कई महीनों से वहां कोई भी रहस्यमय घटना के घटित होने का समाचार ना पाकर वहां के ट्रस्टी और प्रोफेसर निश्चित हो गए थे कि अब यहाँ कुछ नहीं होगा, सब कुछ सामान्य है। यूं ही दिन बीतते गए। उस हॉस्टल के सारे रूम खुले थे, लेकिन तीसरी मंजिल का एक कोने वाला रूम जिसकी खिड़की उस हॉस्टल के 3 तरफ खुलती थी, वो रूम नहीं खोला गया था, क्योंकि आज तक जितनी भी घटनाएं हुई थी वो उसी रूम में रहने वाले लड़कों के साथ और उसके आसपास के कमरों में रहने वाले लड़कों के साथ ही होती थी। कुछ सोच समझ कर ही यहाँ के ट्रस्टी ने हवन और पूजा करवाने के बाद भी वो मंजिल और वहाँ के रूम को खोलने से मना कर दिया, और साथ ही सबको वहां ना जाने की हिदायत भी दी। रोहन और आयुष भी उसी हॉस्टल में पढ़ते थे। ये दोनों चचेरे भाई थे और एक नंबर के बिगड़ैल और अमीर बाप की औलाद थे। हर शाम ये हॉस्टल वार्डन को पैसे देकर बाहर चले जाते, वहां पर जाकर 1-2 पैग लगाते और पूरी रात वहीं पड़े रहते और सुबह होते ही वापस लौट आते। एक दिन शराब के नशे में वो दोनों सुबह होने से पहले ही रात के 3 बजे ही हॉस्टल लौट आए थे। उस समय वार्डन और चौकीदार भी सो रहे थे। वो दोनों आए और धीरे से हॉस्टल का दरवाजा खोला और अंदर आ गए। दोनों ही धीरे धीरे नशे में झूमते हुए गार्डन से होते हुए हॉस्टल की तरफ जा रहे थे कि अचानक आयुष की नजरें हॉस्टल की तीसरी मंजिल पर गई। वहां उसे तीसरी मंजिल की दीवार पर चलती एक लड़की दिखाई दी। आयुष ने 2-3 बार अपनी आंखें मल कर देखा कि कहीं ये इसका वहम तो नहीं, लेकिन जब पास ही के नल से उसने मुंह धोया और फिर देखा तो वो लड़की अभी भी वहां खड़ी थी। उसने रोहन को उसके कंधे से पकड़कर हिलाया और ऊपर देखने का इशारा किया। रोहन ने जैसे ही ऊपर देखा तो उसके चेहरे पर एक स्माइल सी आ गई। अरे वाह, आज तो रात रंगीन हो जाएगी। आज तो शराब भी थी और शवाब भी। वाह क्या बात है, चल आयुष वहां चलते हैं। नशे में झूमता हुआ रोहन बोला। तू पागल हो गया है क्या? ये भूतनी भी हो सकती है, ऊपर की ओर देखते हुए आयुष बोला। आयुष की बात सुनकर रोहन हंसने लगा। चुप कर यार, कौन सी भूतनी? भूतनी तो बहुत खतरनाक दिखती है, और ये तो देख, एकदम परी जैसी दिख रही है। रोहन ने उसकी ओर देखते हुए कहा तो ऊपर खड़ी उस लड़की ने उसे अपने पास आने का इशारा किया। देख भाई, वो बुला रही है मुझे। वाह, आज रात तो मजे हैं। मैं तो जा रहा हूँ भाई, तुझे आना है तो आ जा। कहते हुए रोहन हॉस्टल के अंदर चला गया और पीछे पीछे आयुष भी। रोहन आयुष के मना करने के बाद भी उस हॉस्टल की तीसरी मंजिल पर चला गया। हार मानकर आयुष भी उसके पीछे पीछे चला गया। उसी समय हॉस्टल का एक और लड़का मानव पानी लेने अपने रूम से बाहर आया था, लेकिन इन दोनों को तीसरी मंजिल पर जाते हुए देखकर पीछे पीछे चला गया। जैसे ही वो दोनों वहां पहुंचे वैसे ही मानव भी उनके पीछे हो लिया। आगे चलते चलते ही अचानक वहां खड़े एक चौकीदार की ड्रेस पहने एक व्यक्ति ने उन दोनों को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो दोनों उसकी बात को अनसुना करके आगे बढ़ते गए। चौकीदार ने फिर से उन्हें उस तरफ जाने से रोका, लेकिन उन दोनों ने चौकीदार को धक्का दे दिया और उस कोने वाले कमरे की तरफ बढ़ने लगे। और इन्हीं का पीछा करते करते मानव भी जाने लगा, लेकिन अचानक ही वही चौकीदार मानव के भी सामने आ गया और उसे वापस चले जाने को कहने लगा। लेकिन मानव ने उसकी बात नहीं मानी और जैसे ही आगे बढ़ा वैसे ही उस चौकीदार ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया और एक अजीब सी आवाज में बोला, बेटा तुम सच्चे लगते हो, यहाँ से चले जाओ वरना वो सबको खत्म कर देगी। चले जाओ बेटा। कुछ देर तो मानव उसे देखता रहा, फिर उसकी बात मानकर नीचे चला गया, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। वो यही सोच रहा था कि वो चौकीदार कौन था
और वो किसकी बात कर रहा था? वो सबको खत्म कर देगी? यही सोचते सोचते उसे नींद आ गई थी। दूसरे दिन जब मानव तैयार होकर कॉलेज के लिए निकल रहा था तो बाहर नजारा देखकर चौंक गया। बाहर गार्डन में भीड़ लगी थी। वो भी वहां पहुंचा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। गार्डन में एक पेड़ पर बहुत बुरी हालत में नोची हुई रोहन की बॉडी पेड़ पर लटकी हुई थी और उसकी बॉडी से अभी भी खून टपक रहा था। और नीचे आयुष पड़ा मिला, जो बिना कपड़ों के विक्षिप्त हालत में मिला। उन्हें देखते ही मानव को रात वाली घटना याद आई और वो चौकीदार और उसकी कही हुई बात भी याद आई। वो कुछ सोचता हुआ पास ही खड़े प्रोफेसर के पास चला गया और उन्हें रात वाली घटना के बारे में बताने ही वाला था कि उसकी नज़र ऊपर खड़े चौकीदार पर गई, जो उसे कुछ नहीं बताने को बोल रहा था। मानव ने उसकी बात मानी और उसने कुछ भी किसी को नहीं बताया। देखते ही देखते दिन बीतते गए। अब अक्सर ऐसी वारदातें होती रहती थी। ये सब क्यों हो रहा है और कौन कर रहा है? ये सवाल खड़े हो गए थे। एक दिन सीनियर लोगों ने मजाक मजाक में मानव को बहुत ही शराब पिला दी और शराब के नशे में ही मानव ने वो रात वाली घटना का खुलासा कर दिया था। उसका मजाक उड़ाते हुए सभी सीनियर आज रात को उसी हॉस्टल में रुक गए थे। साथ ही नशे की हालत में मानव को भी रोक लिया था। रात को 3 बजे वही घटना फिर घटी। उन सब सीनियर को हॉस्टल की तीसरी मंजिल की दीवार पर वही लड़की चलती दिखाई दी। भला की खूबसूरत वो लड़की उन सबको अपने पास बुला रही थी। सबके सब उसकी खूबसूरती के आगे पागल होकर उस ओर चले गए और साथ ही साथ मानव को भी ले लिया। फिर से वही घटना हुई। उसी चौकीदार ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उन सब ने भी नशा कर लिया था और नशे की हालत में उस चौकीदार को उठाकर तीसरी मंजिल से नीचे फेंक दिया था। मानव ये देखकर वहीं बेहोश होकर गिर गया। ये सब सीनियर तीसरी मंजिल के उस कोने वाले सबसे सुंदर दिखने वाले कमरे की ओर चले गए। अचानक ही उन्हें वहां पायलों की आवाज सुनाई दी थी और फिर एक सुरीली सी हंसी सुनाई दी। खुश होते हुए वो सब उस आवाज के पीछे पीछे चलते गए और वो आवाज उसी कमरे से आ रही थी। उन्होंने वो रूम खोला और अंदर आ गए। वहां बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही थी। अचानक उस रूम का दरवाजा धड़ाम करते हुए बंद हो गया। वो लोग चौंक गए। फिर उन्हें एक भयानक हंसी सुनाई दी। हंसी को सुनते ही उनका सारा नशा उतर गया। अचानक रूम की लाइट जलने बुझने लगी थी और एक साया उनके सामने आ गया। वहीं सुंदर सी खूबसूरत सी लड़की जिसने वाइट कलर की बहुत सुंदर ड्रेस पहन रखी थी। लाइट पूरी तरीके से जल चुकी थी और वो लड़की उनके सामने खड़ी थी। उस लड़की को देखते ही उनके चेहरे पर एक वहसी मुस्कान छाने लगी थी और वो सब उस लड़की की ओर बढ़ने लगे थे कि अचानक उनके सामने एक टीवी जैसी स्क्रीन उभरी, जिसमें कुछ लड़के एक सुंदर सी लड़की को उठाकर ले आए थे। उसके मुंह हाथ पैर बंधे हुए थे और वो छटपटा रही थी और उन लोगों से छूटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन खुद को छुटा नहीं पा रही थी। वो वहशी दरिंदे उसकी ओर बढ़े जा रहे थे और देखते ही देखते उस पर टूट पड़े। साथ ही बारी बारी से उसको नोचने लगे और जब अंत में मन भर गया तो एक लड़के ने अपनी बेल्ट से उसका गला दबाया और उसे मारकर पास ही की खिड़की से उसे नीचे फेंक दिया। ये सब देखकर उन सीनियर की घिग्गी बंध गई, क्योंकि अभी वो उसी लड़की के सामने खड़े थे जिसको नीचे फेंक दिया गया था। वो उस लड़की को देख रहे थे और देखते ही देखते उस लड़की का रूप बदलने लगा और वो एक चुड़ैल जैसी भयानक हो गई थी। डर के मारे वो सब वहां से भागने लगे, लेकिन दरवाजा नहीं खोल पाए। इस लड़की ने उन्हें बेरहमी से पटक पटक कर मार डाला। सबको खा जाऊंगी, सबको मार डालूंगी, तुम लड़के लोग बस यही तो करते हो, सबकी जिंदगी बर्बाद। लड़की देखी नहीं कि टूट पड़े जानवरों की तरह उसके ऊपर। तुम्हारी ये गलती है कि तुम लोग मुझे देखकर यहाँ आए हो। किसी को नहीं छोड़ूंगी, किसी को यहाँ नहीं रहने दूंगी। यह कहते हुए उसने सबको चीर डाला और एक एक करके उनके मांस को नोचते हुए खिड़की से बाहर फेंक दिया। कुछ ही देर में वहां सब कुछ पहले जैसा हो गया। बाहर सीढ़ियों के पास गिरे मानव को होश आया। वो उसी कमरे की तरफ बढ़ने लगा कि वही चौकीदार सामने आ गया
और उसे रोकने लगा। उसे देखकर मानव का सारा नशा उतर गया। उसे याद आया कि इस चौकीदार को अभी अभी उन लोगों ने यहाँ से नीचे फेंक दिया था। वो चौकीदार उसकी तरफ बढ़ा और उसका हाथ पकड़कर नीचे उसके रूम में छोड़ आया और सुला आया। दूसरे दिन बहुत बुरी हालत में उन 5 सीनियर्स की कटी फटी लाशें बरामद हुई। मानव को जब पता लगा तो वो दौड़ा दौड़ा आया और इन सबको देखा। वो सब लाशें इतनी बुरी हालत में थी कि मानव को उल्टी होने लगी थी। अचानक ही उसकी नज़र ऊपर की ओर गई। देखा तो वो चौकीदार ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा था कि अचानक मानव के मुंह से चीख निकल गई। क्या हुआ मानव? पास ही खड़े प्रोफेसर ने पूछा। सर वो चौकीदार गिर गया वहां। हकलाता सा मानव बोला। नहीं मानव, वहां तो कोई नहीं है, ये तुम्हारा मन का वहम है, प्रोफेसर ने ऊपर की ओर देखकर कहा और दूसरी ओर चला गया। जैसे ही मानव बाहर जाने को मुड़ा वैसे ही वो चौकीदार उसके सामने खड़ा था और उसके हाथ में एक चिट्ठी थमा गया। मानव ने वो चिट्ठी खोली। उसमें लिखा था, यहाँ से सब चले जाओ वरना वो सबको मार देगी, कोई जिंदा नहीं बचेगा। जैसे ही मानव ने पढ़ा वो दौड़ता हुआ प्रोफेसर के पास चला आया। सर, उसी चौकीदार ने मुझे ये चिट्ठी दी है और सबको चले जाने को बोला है। यह कहते हुए मानव ने वो चिट्ठी सर के हाथ में थमा दी। जैसे ही उन्होंने वो चिट्ठी खोली उस चिट्ठी में लिखे शब्द गायब हो गए। वो एक ब्लैक पेपर था। तुम्हें रेस्ट की जरूरत है, कहते हुए वो प्रोफेसर वहां से चले गए। अचानक ही मानव ने देखा कि उसके हाथ पर एक जलन का निशान उभर आया है और वो उसी जगह पर था जहां से चौकीदार ने उसे पकड़ा था। कुछ ही दिनों बाद मानव अपने घर लौट गया और उस हॉस्टल को फिर से बंद कर दिया गया। लेकिन आज भी जब कोई लड़का 3 बजे उस हॉस्टल की तरफ आता है तो उसे तीसरी मंजिल पर खड़ी वो लड़की उसे बुलाते हुए नजर आती है। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा, पर फिलहाल तो हॉस्टल को बंद कर दिया गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ ही कमेंट में जय महाकाल जरूर कमेंट करिएगा और इस वीडियो को भी लाइक करिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की तीसरी कहानी सुनते हैं। हाय, मेरा नाम आरोही है। मैं जर्मनी में रहती हूँ। आज की कहानी मेरी फ्रेंड की है। मेरी फ्रेंड का नाम कैथरीन है। उसके साथ यह घटना करीब 5 साल पहले घटित हुई थी। बात साल 2018 की है। कैथरीन प्रोफेशनली एक सिविल इंजीनियर थी। समर सीजन के टाइम पर उसे एक प्रोजेक्ट मिलता है जहां पर उसे एक प्लेस पर विजिट करना होता है और उस जगह की कैलकुलेशन करके उसे एक डिज़ाइन क्रिएट करना था। यही उसका प्रोजेक्ट था। मेरी फ्रेंड कैथरीन बताती है कि मैं दोपहर के वक्त अपने कलीग्स के साथ वहाँ पर गई थी। शहर से वह जगह काफ़ी आउटसाइड थी और बहुत ही सुनसान टाइप का एरिया था। जब उस जगह पर कैथरीन मेजरमेंट कर रही थी तो उसे अजीब सा एहसास हुआ। कैथरीन बताती है कि उसे अच्छा नहीं लग रहा था उस जगह पर। अंदर से एक फीलिंग आ रही थी कि जल्द से जल्द इस जगह से निकलो, क्योंकि उसका वहाँ पर बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था काम करने में। और साथ ही साथ उसे मेजरमेंट लेते वक्त ऐसा फील भी हो रहा था कि कोई उसे देख रहा है। और फिर बाद में जब काम करते करते शाम होने को आई थी तो उसे अपने कलीग की चिल्लाने की आवाज़ आई। जब वह लोग उसके पास पहुंचे तो वह बेहोश हो चुका था। हम लोग तुरंत ही उसे हॉस्पिटल लेकर गए। होश में आने के बाद उस कलीग ने बोला कि उसे वहाँ पर एक काला शैडो दिखा था जो बहुत ही बड़ा था कद में, और वह दिखने में काफ़ी डरावना था। इसलिए वो उसे देखकर बेहोश हो गया। कैथरीन और बाकी सभी कलीग्स ने उसे उसका वहम बताया और उसे दिलासा देकर घर ले आए। फिर कैथरीन बताती है कि जब से वह उस जगह से वापस आई है तब से उसके साथ कुछ डरावने इंसिडेंट होने लगे थे। कैथरीन फ्रैंकफर्ट डाउनटाउन में 3 BHK के अपार्टमेंट में रहती थी। उसका एक बॉयफ्रेंड भी था जो हाल फिलहाल में अपने बिजनेस ट्रिप के सिलसिले में दुबई गया हुआ था, और उस वक्त घर में कैथरीन अकेली ही रह रही थी। वह कहती है जब से वह उस जगह से वापस आई है
तो उसके साथ कुछ ना कुछ डरावने इंसिडेंट होने लगे थे। जैसे कि रात में सोते वक्त उसके सपने में एक बहुत ही ज़्यादा सुंदर लड़का आता था और उससे कहता था कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे तुम पसंद हो। और वह यह भी कहता था कि वह उसके साथ हमेशा रहेगा और उसे वह कभी छोड़कर नहीं जाएगा। और साथ ही दिन के समय उसे ऐसा महसूस होता था कि कोई तो है जो उसे अपने होने का एहसास करा रही है। कैथरीन के पास एक पेट डॉग भी था जो लगभग 2 साल का था और वह हमेशा घर के किसी एक साइड को कई घंटों तक घूरता रहता था। और कभी कभी तो वह इतना अग्रेसिव हो जाता था कि वह एक ही जगह पर देखकर जोर जोर से भौंकने भी लगता था। मेरे डॉग को कोई अदृश्य चीज दिखाई देती थी जो मुझे नहीं दिखाई देती थी। कैथरीन बताती है कि एक दिन वह अपने बेडरूम में सो रही थी। उसने टी शर्ट डाल रखी थी, समर का टाइम था। उसने ब्लैंकेट से अपनी पूरी बॉडी को ढक रखा था। तभी उसे फील होता है कि किसी ने उसके बेडरूम का दरवाज़ा खोला है और वह उसके रूम के अंदर आ रहा है। फिर वह जो कोई भी था वह उसके बेड पर कैथरीन के बिल्कुल करीब आकर लेट जाता है। कैथरीन ब्लैंकेट के अंदर से ही उस अदृश्य चीज को महसूस कर पा रही थी। कैथरीन के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह फेस से ब्लैंकेट हटाकर उस अदृश्य चीज को देख सके कि आखिर वह कौन है। वह बहुत ही ज्यादा डर जाती है। फिर थोड़ी देर बाद वह अदृश्य चीज बहुत ही नाजुक हाथों से ब्लैंकेट के ऊपर से ही कैथरीन को छू रहा था। कैथरीन अब इतना डर चुकी थी कि उसने मन ही मन बाइबल का कुछ तो समथिंग पढ़ना शुरू किया और फिर थोड़ी देर में वह अदृश्य चीज वहां से गायब हो गई। करीब 1 घंटे बाद जब कैथरीन ने महसूस किया कि अब कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही है तो उसने अपने सर से ब्लैंकेट को हटाया और अपने रूम में चारों तरफ देखने लगी, पर अब वहां कोई भी नहीं था। फिर 4-5 दिनों तक कैथरीन के साथ कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी नहीं हुई और ना ही उसने कुछ पैरानॉर्मल महसूस किया। अब दुबई से कैथरीन का बॉयफ्रेंड वापस आ गया था। कैथरीन और उसका बॉयफ्रेंड एक दूसरे को 2 साल से जानते थे और हाल ही में ही उन्होंने एक दूसरे को डेट करना शुरू किया था। दुबई से आने के बाद उसका बॉयफ्रेंड कैथरीन के अपार्टमेंट में मूव इन हो गया। कैथरीन सोची अब सब कुछ सही हो जाएगा, पर उसे क्या ही पता था कि उसके बॉयफ्रेंड के आने के बाद उसकी ज़िंदगी अब पहले से और भी ज़्यादा खराब और दर्दनाक होने वाली है। कैथरीन बताती है कि उसके बॉयफ्रेंड के आने के बाद वह अदृश्य चीज़ अब बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हो चुकी थी। एक दिन जब कैथरीन और उसका बॉयफ्रेंड बेडरूम में सो रहे थे तो उन्हें हॉल में से किसी भारी कदमों के चलने की आवाज़ आई। कैथरीन तो गहरी नींद में सो रही थी, पर उसका बॉयफ्रेंड यह आवाज़ सुन रहा था और वह अपने बेडरूम के दरवाजे की ओर देख रहा था। तभी वह देखता है कि उसके बेडरूम का दरवाजा अपने आप खुलता है और अंदर से एक बड़ा सा काला साया आता है। वह दिखने में बहुत ही ज़्यादा डरावना था और उसकी हाइट आम इंसानों से लगभग ज़्यादा थी। अब वह काला साया कैथरीन के बॉयफ्रेंड की तरफ एग्रेसिवली आया और उसका जोर से गर्दन पकड़ लिया। अब वह काला साया कैथरीन के बॉयफ्रेंड से टेलीपैथी के द्वारा कहता है कि तुम कैथरीन को छोड़ दो, मैं कैथरीन से प्यार करता हूँ। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो मैं तुम्हें और तुम्हारे करीबी लोगों की ज़िंदगी बद से बदतर कर दूंगा और तुम लोग गॉड से हर एक दिन मर जाने की रिक्वेस्ट करोगे। और फिर वह काला साया इतना कहकर वहाँ से गायब हो गया। इस इंसिडेंट के बाद उसका जो बॉयफ्रेंड है वह बहुत ही गंदा डर गया था, लेकिन उसने कैथरीन को भी यह बात बताने की कोशिश की। लेकिन कैथरीन ने बोला कि तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा, पर कैथरीन जानती थी कि वह सच था, इसलिए वह ऐसा प्रिटेंड कर रही थी कि ऐसा कुछ नहीं है। कैथरीन के बॉयफ्रेंड का नाम लूकस है। सॉरी, मैं शुरू में बताना भूल गई। जो लूकस है वह एक दिन उस अपार्टमेंट में अकेला ही था। तभी उसे किचन से बर्तनों के गिरने की जोर जोर से आवाज़ आती है। वह किचन की ओर जाता है यह देखने की यह आवाज़ क्यों आ रही है। जब लूकस किचन में आता है तो देखता है कि सभी बर्तन और बाकी सभी सामान अपनी अपनी जगह पर सही सलामत है।
तभी अचानक एक गिलास उसकी तरफ बहुत तेजी के साथ आया। गॉड का शुक्र है कि उसने खुद को उस गिलास से डिफेंड कर लिया और वह गिलास दीवार से टकराकर टूट गया। इट वॉज लाइक समवन अटैक्ड हिम विद द ग्लास, बट बाई चांस उसने उसे मिस किया और वो बच गया। फिर एक दिन लूकस अब ऑफिस में था तो उसको एक कॉल आया घर से कि उसके पापा का एक्सीडेंट हो गया है, तो वह जल्द से जल्द घर आ जाए। जब वह घर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि उसके पापा की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है। और फिर उसी रात को वह काला साया लूकस के सपने में आया और बोला कि मैंने बोला था ना कि कैथरीन से दूर हो जाओ, पर तुमने मेरी बातों को सीरियस नहीं लिया, इसलिए यह जो कुछ भी हो रहा है यह सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है। सो दिस वॉज द लास्ट मोमेंट जब कैथरीन ने लूकस को देखा और लूकस ने कैथरीन को देखा। और लूकस कैथरीन से कहता है, मैं अब आज के बाद से तुमसे कभी नहीं मिलूंगा। मैं मेरा और तुम्हारा रिश्ता आज से खत्म करना चाहता हूँ। मेरा दिल ये करना नहीं चाहता था, पर जो तुम्हारे घर में डीमन है वह तुमसे बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, तो इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रहना चाहता। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से मेरी फैमिली खतरे में आए। और लूकस उसी दिन से उस अपार्टमेंट से मूव आउट हो गया। फिर कैथरीन ब्रेकअप के बाद बहुत ही ज़्यादा मायूस हो गई। अब आगे की कहानी सुनिए आरोही जी की जुबानी। यह कोई प्रोफेशनल वॉइस नहीं है, रॉ ऑडियो है जो उन्होंने मुझे ईमेल के द्वारा भेजी थी, तो मैं एग्जैक्ट आपको उन्हीं की आवाज़ में कहानी को आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ, ताकि आप सभी ये ना बोले कि ये स्टोरी तो फेक है। इसलिए मैं आरोही जी की रियल वॉइस में स्टोरी सुना रहा हूँ आपको। फिर कैथरीन ब्रेकअप के बाद बहुत मायूस हो गई और उसके साथ तब बहुत अजीब होने लगा। हर रात को जब वो अकेली रोती थी तो ऐसा होता था कि कोई उसके साथ ज़बरदस्ती इंटीमेट होने की कोशिश करता था और वो हमेशा उसको अपोज उसके अगेंस्ट जाने की उस चीज़ की जब कोशिश करती, तब वो इतना स्ट्रांग होता था कि वो कुछ नहीं कर पाती थी। और दोनों में कह सकते कि वो जो डीमन है वो उसके साथ फोर्सफुली इंटीमेट होता था। वो कहती थी कि वो जब वो एक सपने जैसा ही होता था, लेकिन वो जब भी उठती थी तो उसके शरीर पे वो घाव रहते थे, जो रफ सेक्स के बाद होते हैं ना, वैसे हर रात को वो जो डीमन है वो उसके पास आता था और वो इतना वीक वो हो जाती थी और फिर वो डीमन जैसा चाहे उसके साथ करता था। हालांकि उसने कभी भी उसको जानलेवा नुकसान नहीं पहुंचाया और वो हमेशा उसके पास एक खूबसूरत लड़का बनकर आता था और उसके साथ वो फोर्सफुली इंटीमेट होता था, इग्नोर हर विशेस। और वो उसे हमेशा कहता था कि मैं कभी भी तुम्हारे साथ ये करना नहीं चाहता था, लेकिन तुम मुझसे दूर जाती हो और तुमने उस बॉयफ्रेंड को वो डेट करके मुझे बहुत गुस्सा दिला दिया था। वो एक बात तो समझ गई थी कि वो जो भी एंटिटी थी वो उसे बहुत ही गंदी तरीके से ऑब्सेस्ड थी। वो डीमन इतना जेलस था कि वो कोई किसी को भी कैथरीन के पास आने नहीं देता था, बीट अ गर्ल, वुमेन और एनी अदर पर्सन। वो हमेशा बोलता था कि तुम सिर्फ मेरी हो और तुम्हें सिर्फ मेरे बारे में ही सोचना चाहिए और मैं ही हूँ जो तुम्हारे करीब आ सकता हूँ। बाकी कोई भी तुम्हारे ज़िंदगी में मुझे नहीं चाहिए। मैं सबको तुम्हारे ज़िंदगी से दूर कर दूँगा। होता कैसा था कि उसके बाद जब भी वो फिज़िकली इंटीमेट जब फर्स्ट टाइम हुए थे, तब उसी के बाद कैथरीन बोलती कि मुझे भी कुछ बदल गया था, कि वो हमेशा एग्रेसिव होती थी, छोटी छोटी बात को लेकर वो दूसरों को बहुत एरोगेंटली बात करती थी। तो उसके उसी बिहेवियर से सभी जो उसके करीबी दोस्त, फैमिली, फ्रेंड्स थे वो सब दूर होने लगे और कहीं ना कहीं वो भी अकेली होने लगी। जैसे उस डीमन ने कहा था, वो जब भी रोती थी तो उसको ये एहसास होता कि कोई उसके पास होता था और वो उसको चीयर अप करने की कोशिश करता, लेकिन वो उस
उसके जो टॉक्सिक रिलेशनशिप है उससे वो लाइक तंग आ गई थी। तो एक बार जब वो ऑनलाइन सर्व करी थी तो उसको इंक्यूबस एक नाम के डीमन या फिर जो एक आर्टिकल था उसके सामने आया। तो उस टॉपिक पे और भी ज़्यादा सर्च किया तो उसको ये एक बात समझ में कि ये जो भी डीमन है उसको हम इंक्यूबस कहते हैं। तो क्रिश्चियन माइथोलॉजी के हिसाब से इंक्यूबस होता है वो एक मेल डीमन होता है और ये जनरली सुनसान या फिर ऐसे इलाके में जहाँ पर इंसान की आबादी कम होती है वो ऐसे जगहों पे रहते हैं। और वो लोग जो है वो इंसान लाइक हम उनको ये कह सकते हैं कि जो क्रीचर्स होते हैं वो हर माइथोलॉजी में एग्जिस्ट करते हैं, बस उनके शब्द अलग अलग होते हैं। जैसे कि इनको मुस्लिम धर्म में जिन कहा जाता है, हिंदू में यक्ष कहा जाता है और क्रिश्चियन को इंक्यूबस कहा जाता है। ये एक ही क्रीचर है, ये डिफरेंट डिफरेंट नाम है उसके। कैथरीन जब ऑनलाइन इन सब पैरानॉर्मल चीज़ों के बारे में पढ़ रही थी तो उसको एक नंबर दिखाई दिया ऑनलाइन जो क्लेम कर रहा था कि वो सारे जो पैरानॉर्मल एंटिटीज़ को है वो लाइक भगाने में उसकी एक्सपर्टीज़ है। तो उन्होंने तुरंत ही लाइक उनको कांटेक्ट किया और वो बोली कि मैं वो जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बोली हम फ़ोन पे बात नहीं करते हैं क्योंकि मुझे लगता है कि आपके घर में उसकी बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है और आपको सुन सकता है। आप मुझे आके प्राइवेटली मिलिए फिर हम बात करेंगे। तो अगले ही लाइक मंडे को उस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर से मिलने चली गई और फिर उसने स्टार्ट टू एंड अपनी पूरी कहानी बताई। तो वो जो बंदा था वो खुद को एक साइकिक कहता था। साइकिक इन द सेंस वो ऐसे लोग होते हैं जिनकी जो स्पिरिचुअल या फिर टेलीपैथिक एबिलिटीज़ नॉर्मल इंसानों से बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होती है और वो जो बारीक चीज़ें एटमॉस्फेयर में होती है या फिर जैसे मखलूक होती है स्पिरिचुअल वो उनको देख सकती है, उनके साथ कम्युनिकेट कर सकती है, उनको ही साइकिक बोला जाता है। तो वो बोलते कि उस साइकिक ने कुछ टैरो कार्ड निकाले और वो पता नहीं लाइक क्या कर रहा था लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो किसी से कम्युनिकेट कर रहा था। तो फिर उसके बाद वो जो साइकिक थे वो बोला कि जब से आप लाइक उस जगह पे जाके आई हो तब से वो आपके पीछे पड़ा हुआ था। शायद उस दिन आपने बहुत ज़्यादा फ्रेग्रेंस लगाया था और उसी को देख के वो जो डीमन है वो आपके प्यार में पड़ गया। वो इतना और वो आज तक अब इंटीमेट भी एक बहुत बार हुआ है, वो इतना ऑब्सेस्ड आपसे हो गया कि उसको आपसे दूर करना बहुत मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। पूरी लाइक अपनी ओर से ट्राई करूँगा कि वो आपसे दूर हो जाए और कभी आपकी लाइफ में ना आए। आप अभी घर चली जाइए, मैं इस वीकेंड को आपके घर में आऊँगा और मैं आगे की प्रोसेस जिसे हम एग्जॉर्सिज्म कहते हैं वो हम चालू करेंगे। तो ऐसा कह के उनको कह के वो सेशन उस साइकिक के साथ उसका ख़त्म हुआ। फिर उसी रात को मतलब कैथरीन को सपने में वो फिर से वो जो डीमन था वो आ गया, लेकिन इस बार वो किसी खूबसूरत लड़की के सपने में नहीं आया। वो इस बार अपनी असली भयानक रूप में आ गया और वो उसको कहने लगा कि मैं तुमसे बहुत ऑब्सेस्ड हूँ और मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता और तुम जिसको भी बुलाना चाहो तुम बुला लो लेकिन मैं तुमसे अलग नहीं होगा। और उस रात को अपने भयानक रूप में वो उसके साथ फिर से फोर्सफुली इंटीमेट हुआ। वो मेंटली और फिजिकली बहुत थक चुकी थी। उसको कुछ उस साइकिक से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं थी। उसको लग रहा था कि द डीमन है उसका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा और यही उसकी ज़िंदगी ऐसे ही आगे कंटिन्यू रहेगी। फिर वो जो साइकिक है वो फॉलोइंग वीकेंड पे आ गया। फिर जैसे ही मतलब वो
घर पे लाइक उसने एंटर किया तो कैथरीन बोलती है कि जो फर्नीचर है वो अपने आप ही लाइक हिलने लगा था। इतना ज़ोर ज़ोर से हिल रहा था कि मानो लग रहा था कि जैसे कोई अर्थक्वेक आया हुआ है। लेकिन पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर ने लाइक वो सर साइकिक था, उन्होंने इस बात पे ध्यान नहीं दिया और उन्होंने क्रॉस निकाला, बाइबल निकाली और फिर उन्होंने एक्सोर्सिज्म करना चालू किया। फिर वो जो डीमन है वो उसके सामने आ गया और वो जो चीज़ें है वो इधर से उधर फेंकने लगा। लेकिन उसका वो जो साइकिक थी वो बहुत ही एक्सपर्ट और बहुत ही स्ट्रांग माइंडेड पर्सन थी। उसने अपने प्रेयर को नहीं रोका। उस डीमन ने बहुत कोशिश की उसको डिस्ट्रैक्ट करने की, लेकिन वो जो साइकिक थी शी डिडंट बज फ्रॉम हर एक्सोर्सिज्म। और जब एक्सोर्सिज्म कंप्लीट हुआ तो वो डीमन चला गया। फिर कैथरीन कहती है कि एक्सोर्सिज्म खत्म होने के बाद द एयर अराउंड हर फेल्ट ब्राइटर और उसको बहुत हल्का और एक हैप्पीनेस जो थी विद इन उसको फील हुआ। फिर उस इंसिडेंट के बाद उस डीमन ने कभी उसकी ज़िंदगी में वापस नहीं आया और कभी भी उसको फिर कोई पैरानॉर्मल चीज़ उसके साथ कुछ नहीं हुआ। अब वो बहुत खुश है और रिसेंटली अभी 4 महीने पहले उसकी शादी हो गई है और वो अपनी ज़िंदगी में खुश है अपने हस्बैंड के साथ। तो यही जो कहानी है मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। होप आपको ये पसंद है। थैंक यू।